हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश में। और मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको सबसे पहले बता दूं कि ये है क्या। तो फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे कि आपने हिंदी में सुना होगा अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या वाक्यों को अलंकार कहा जाता है। यानी कि इनका जो यूज़ है वो राइटर करता है। वो राइटर चाहे नॉवल लिखने वाला हो, चाहे ड्रामा लिखने वाला हो, पोअम लिखने वाला हो, या और कोई चीज़ लिखने वाला हो, या कोई भी राइटिंग कर रहा हो, तो वो जब अपनी राइटिंग में मतलब फ़न डालना चाहता है, या फिर उसे बहुत अच्छे से समझाना चाहता है, रिदम डालना चाहता है, म्यूज़िकल इफ़ेक्ट लाना चाहता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए उसे बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसकी पोअम को, ताकि रीडर को पढ़ने में बहुत ही आनंद आए, उसे अच्छा लगे पढ़ने में, तो वो इन सब चीज़ों का यूज़ करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच देखिए आज हम गानों के माध्यम से पढ़ेंगे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इससे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच याद हो जाएंगे। जब आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि एक सेंटेंस दे दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, तो आप बता पाएंगे। या फिर एक सा क्वेश्चन आएगा कि कोई पोअम की 2 लाइनें दे दी गई है और पूछा जाए कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, तो भी आप बता पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम आज फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। ठीक है, सिमिली कंपेयर्स टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। यानी कि जो सिमिली है वो दो डिसिमिलर चीज़ों को, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करता है लाइक और एज के माध्यम से। यानी कि जब हम किसी दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल डिसिमिलर हैं, और लाइक और एज का यूज़ करके कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, द गोल ऑफ सिमिली इज़ टू गिव द रीडर अ मोर विविड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। देखिए, जो इसका उद्देश्य है इस सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करने का, इसका ये उद्देश्य है कि जो रीडर है जब वो पढ़ रहा है तो उसे बहुत ही एक स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग बैठे उस चीज़ की कि क्या बताना चाह रहा है राइटर। इसके लिए यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हर आइज़ वर एज ब्लू एज द स्काई। देखिए यहाँ पे एज का यूज़ किया गया है कि उसकी आँखें कैसी है, ऐसी है, कैसी, आसमान जैसी। यानी कि वो क्या कहना चाहता है कि उसकी आँखें नीली है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे एज का यूज़ करके दो डिसिमिलर थिंग्स हो गई, एक तो हो गई आइज़, दूसरी हो गई स्काई। इन दोनों डिसिमिलर थिंग्स को के कंपैरिजन किया गया है एज का यूज़ करके। ठीक है, कि उसकी आँखें कैसी है, स्काई जैसी है, यानी कि उसकी आँखें कैसी है, ब्लू है, आसमानी है, बहुत ही सुंदर है, ये कहना चाहता है। सेकेंड एग्जाम्पल है द रूम वॉज एज कोल्ड एज आइस। कि ये जो रूम है वो इतना ठंडा है जैसे कि बर्फ़ हो, यानी कि वो रूम बहुत ही ठंडा होगा, तो उसकी तुलना काई से कर दी, बर्फ़ से, बहुत ज़्यादा ठंडा है, ऐसा कहना चाहता है कि ये जो कमरा है ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, जैसे कि बर्फ़ हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से एस का यूज़ किया गया है। देखिए, गानों के माध्यम से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। कुछ हमारे बॉलीवुड के ही सॉन्ग्स हम देखें तो बहुत ही हमें एक अच्छा याद करने का एक तरीका है वो। इसमें पहला देखिए गाना है, चांद सी महबूबा हो मेरी, तब ऐसा मैंने सोचा था। ये गाना आपने सुना होगा। इस गाने में देखिए चांद सी महबूबा, यानी कि उसकी तुलना किससे कर दी गई है, चांद से कर दी गई है। यहाँ दो चीज़ों का कंपैरिजन देखिए, यहाँ पे जैसे हम एज और लाइक इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे सी, यानी कि चांद के जैसी। ठीक है, कंपैरिजन किया जा रहा है। दूसरा एक और आपने सुना होगा गाना, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। यहाँ भी देखिए फूलों सा चेहरा, यानी कि फूलों के जैसा चेहरा। अब उस एक तरफ फूल है, एक तरफ उसका फेस है, दोनों बिल्कुल डिसिमिलर थिंग्स है, लेकिन दोनों को कंपैरिजन किया जा रहा है और हम लाइक और एज का यूज़ करके कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये जो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके याद रहने के लिए जो है किए गए हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। मेटाफर, अ मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ डिसिमिलर थिंग्स टू क्रिएट मोर विविड इमेजिनरी और अंडरस्टैंडिंग। देखिए एक देखा हमने सिमिली और एक देखा मेटाफर। यहाँ पे भी दो डिसिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे भी दो डिसिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ तो हम लाइक और एज का यूज़ करके बोल रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया है। क्या हो गया है? डायरेक्ट कंपैरिजन, सीधा सीधा कह दिया। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, जिम इज़ जिराफ। अब ये जिम जो है एक लड़के का नाम है, ठीक है। जिम क्या है? जिम इज़ जिराफ, यानी कि जिम जिराफ के जैसा, यानी जिम बहुत लंबा है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये हमें समझना होगा कि जिम जिराफ। अब ये किसी को कह नहीं सकते हैं कि तू जिराफ, ऐसा नहीं कहा सकता है, लेकिन अगर कहा है कि जिम इज़ जिराफ, यानी कि जिम बहुत ही लंबा है। अगला एग्जाम्पल है, केमल इज़ द शीप ऑफ द डेजर्ट। केमल क्या है? शीप ऑफ द डेजर्ट है, यानी कि रेगिस्तान का जहाज है। अब देखिए डेजर्ट में तो पानी होता ही नहीं है, तो जहाज कैसे कह दिया, लेकिन वहाँ पे क्या चलते हैं? केमल चलते हैं, इसलिए इसका कंपैरिजन शिप के साथ किया गया है और बोला गया है कि केमल इज़ द शीप ऑफ द डेजर्ट। तीसरा है, हर हर्ट इज़ गोल्ड। अब यहाँ पे बोला है कि उसका हृदय तो कैसा है? सोना है। तो सोना है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये क्या मीनिंग दे रहा है ये हमें समझना होगा। ये कहना चाह रहा है कि आपका जो हृदय है वो कैसा है? इसका जो हृदय है वो है सोना जैसा, यानी कि बहुत ही काइंड हार्टेड है, ठीक है। देखिए आपने सुना होगा कि कोई पिताजी अपने पुत्र से कह रहे हैं कि आजा मेरे शेर, या कह रहे हैं कि वो मेरे शेर पुत्र। ये तो आपने बहुत ही कॉमन है, सुना ही होगा। तो उसे शेर कह दिया गया है, उस बच्चे को शेर कह दिया गया। अब वो बच्चा लड़ाई नहीं करेगा कि मुझे शेर क्यों कह दिया गया है, क्योंकि उसकी तुलना शेर से की गई है। वो मतलब कि बताना चाह रहे हैं कि तू मेरा बहुत ही बहादुर पुत्र है, ठीक है। इस तरह से कंपैरिजन। मैंने बोला एक कि राम शेर के जैसा है, और एक मैंने बोल दिया कि राम शेर है। दोनों में अंतर है। राम शेर के जैसा है यानी कि सिमिली, और राम शेर है यानी कि हो गया आपका मेटाफर, ठीक है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे आपके लिए गाना भी लिखा है। गाना है, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून। अब देखिए इसमें उसने उसको जन्नत भी कह दिया, जुनून भी कह दिया, रूह का सुकून भी कह दिया, और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तू ही तो जन्नत, यानी कि तू जन्नत है मेरे लिए, तू मेरा जुनून है, इस तरह से है ना, डायरेक्टली कह दिया गया है। न कि ऐसा बोला गया कि तू मेरे लिए जन्नत के जैसी है, वो के जैसी में हो जाता सिमिली, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। आगे समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। देखिए एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है? कंसोनेंट साउंड, यानी कि जो आपके व्यंजन होते हैं। देखिए ए ई आई ओ यू तो आपने रख रखे हैं वॉवल में, और उसके बाद जो बचे हुए लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट में जाते हैं, ठीक है। तो इसका कंसोनेंट वाला जो भी साउंड होता है वो जब भी रिपीट होता है बार बार, तो हम उसे कहते हैं एलिट्रेशन, विच क्रिएट्स अ मेमोरेबल और मेलोडिक इफेक्ट। और ये क्या करता है? मेलोडिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है, शी सेल्स बाय द शी शोर। यहाँ पे देखिए मैंने बोला कंसोनेंट साउंड रिपीट होगा, यहाँ पे एस रिपीट हो रहा है, फिर से एस रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, और ये एस। अब देखिए आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे भी तो एस है, लेकिन ये काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ वर्ड का, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर देखना है। यहाँ पे एस फर्स्ट में है, इस वर्ड में एस फर्स्ट में है, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस। ये बार बार एस साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, एस जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, पीपर पिक्ड अ पेक ऑफ पीपर्स। तो यहाँ पे देखिए फिर से पी पी पी
पी और पी, फर्स्ट लेटर ही देखना है इसमें, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो बार बार पी जो है रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन कहलाएगा। इसके जो दो उदाहरण मैंने आपके गाने के लिए रखे हैं वो ये हैं कि एक आपने सुना होगा, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। यहाँ पे वही प का रिपीटेड साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। एक और गाना आपने सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ख ख ख ख का रिपीटेड साउंड, ठीक है। तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। देखिए इससे होना कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको याद ज़रूर आ जाएगा एग्ज़ाम में कि रिपीट हो रहा है साउंड, मतलब कि एलिट्रेशन। बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप फिगर्स ऑफ स्पीच को पहचान सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा एंटीथेसिस, ठीक है। एंटीथेसिस को हम देखते हैं। एंटीथेसिस इज़ अ लिटरेरी टेक्निक दैट प्लेसेस अपोजिट थिंग्स और आइडियाज़ नेक्स्ट टू वन अनदर इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट देयर कॉन्ट्रास्ट। देखिए एंटीथेसिस क्या होता है, एक लिटरेरी टेक्निक है जो कि अपोजिट थिंग्स और आइडियाज़ को प्लेस करते हैं, मतलब रखते हैं। जब हम दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ रखते हैं, और क्यों रखते हैं कि वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हो, अपोजिट चीज़ें हो, तो उससे क्या होगा, ये एक एंटीथेसिस जो है फिगर ऑफ स्पीच है, ये दो अपोजिट चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दें, यहाँ लिखा है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप स्वर्ग में रह कर के आपको सेवा करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है, तो क्यों ना नर्क में रह कर के शासन किया जाए। यहाँ रेन का मतलब क्या है, शासन करना, ठीक है। तो कह रहा है कि जब मुझे स्वर्ग में रह कर के मेरे को बहुत काम करना पड़ रहा है, तो इससे तो अच्छा होगा कि मैं नर्क में रह कर के शासन करूँ, ठीक है। तो ये दो अपोजिट चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। दूसरा एग्जाम्पल है अवर लॉस इज़ योर गेन। ये कहा जा रहा है कि जो हमारा नुकसान है वही तुम्हारा लाभ है, यानी कि गेन यानी कि प्रॉफिट है, ठीक है। तो वो क्यों कहा जा रहा है, मान लीजिए दो शॉप है, दो दुकानें हैं, और इस दोनों एक ही चीज़ की दुकानें हैं, और इस दुकान पे जो व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, वो इस दुकान पे नहीं जा रहा है, और देखने में आ रहा है कि इस दुकान पे जो है ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये दो शॉप हो गई हमारी, ठीक है। तो इस वाली दुकान पे ज़्यादा जा रहे हैं लोग, तो ये बोल रहा है कि जो मेरा लॉस है वही तुम्हारा प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि जो इसके यहाँ नहीं गया और इसके यहाँ चला गया, उसने जो इसको देता वो पैसे वो इसको दे दिए, तो वो इसका नुकसान हो गया और इसका प्रॉफिट हो गया। यानी कि एक का नुकसान हुआ, दूसरे का प्रॉफिट हो गया, तो जो प्रॉफिट इसका हुआ मतलब कि वो इसका नुकसान था, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कि अवर लॉस इज़ योर गेन। यहाँ पे दो अपोजिट चीज़ें हो गई, एक तरफ हो गया लॉस यानी कि हानि हो गई, एक तरफ हो गया गेन यानी कि प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। दो अपोजिट चीज़ें बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी है, ये राजेश खन्ना का गाना है, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। देखिए जो दिल सच्चा और चेहरा झूठा, यहाँ पे एक तो दे दिया सच्चा, एक दे दिया झूठा, दो अपोजिट चीज़ें बता दी, यानी कि चेहरा देख कर के कभी किसी पे विश्वास ना करें, है ना। और कुछ भी हो सकता है, हम उसका फेस देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, ठीक है। तो दो अपोजिट चीज़ें, है ना, क्या सोचा और क्या है, ठीक है, दो अपोजिट चीज़ें हैं। ये है हमारा एंटीथेसिस। जब भी दो अपोजिट चीज़ें आती हैं, ठीक है, दो अपोजिट थिंग्स को या दो अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रखा जाता है, ठीक है, और इसमें कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा एंटीथेसिस हो जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, अगर आप इसे एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी फिगर्स ऑफ स्पीच को फाइंड करने में, ठीक है। देखिए अगला है हमारा अपोस्ट्रोफी। देखिए अपोस्ट्रोफी
एज अ फिगर ऑफ स्पीच इज वैन अ कैरेक्टर एड्रेस समवन और समथिंग दैट इजंट प्रेजेंट और कैन नॉट रिस्पोंड। देखिए अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया कब जाता है, जब कोई कैरेक्टर हो जिसे हम एड्रेस कर रहे हों, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है और ना ही वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, ना ही वो जवाब दे पाएगा। तो उस समय कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हम यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रॉफी। ठीक है। द कैरेक्टर माइट स्पीक टू समवन डिसीज्ड ऑन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और अ कंसेप्ट। देखिए या तो वो मृत हो चुका होगा, हम ऐसे इंसान की बात कर रहे होंगे, या फिर इनएनिमेट यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होंगी उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे, या फिर कोई कंसेप्ट। अच्छा, जो मर चुका है क्या वो रिस्पॉन्स दे सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, जवाब दे सकता है? नहीं। जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो जवाब दे सकती हैं? नहीं। जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के बारे में हम ही बात करते हैं, तो ये कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। यानी कि जब हम ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जब कोई वहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं है और ना ही रिस्पॉन्ड दे सकता है। ठीक है। जो डाई हो चुका है क्या वो वहाँ प्रेजेंट होगा? नहीं। तो वो जवाब कैसे देगा? जो निर्जीव वस्तु है वो वहाँ प्रेजेंट भी हो तो क्या वो जवाब दे पाएंगी? नहीं। इसलिए ऐसा कैरेक्टर या ऐसी थिंग जो वहाँ पे मौजूद नहीं है और जो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकती है, हम उसमें अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ओ डेथ वेयर इज़ द स्टिंग, यानी कि अब यहाँ मृत्यु से बात की जा रही है कि ओ डेथ, ओ मृत्यु कहाँ गई तुम्हारी विजय, तुम्हारी विजय का क्या हुआ? तो अब मृत्यु क्या जवाब देगी कि हाँ क्या हुआ बोलो? ऐसा जवाब देगी? नहीं दे सकती है। ठीक है। तो जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, एक ऐसा कैरेक्टर है, उससे बात की जा रही है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे क्या हो गया? अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है। इज़ दैट क्लियर? अगला है हमारा ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। अब मुझे बताइए कि क्या वर्ल्ड जवाब देगा, क्या लाइफ जवाब देगी, क्या टाइम रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं। यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला है। तो जब रिस्पॉन्ड नहीं हो सकता मतलब कि और उससे आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? अपोस्ट्रोफी। तीसरा है एग्जाम्पल मैंने लिखा है, डेथ बी नॉट प्राउड। देखिए ये जॉन डन की एक बहुत ही अच्छी पोअम है, इस पोअम का नाम ही डेथ बी नॉट प्राउड है। और यहाँ पे डेथ से बोल रहे हैं जॉन डन कि मृत्यु घमंड मत कर, ऐसा बोल रहे हैं वो कि ओ मृत्यु घमंड मत कर। तो क्या मृत्यु जवाब देगी कि नहीं मैं तो करूँगी घमंड या ऐसा कुछ, है ना? तो वो जवाब नहीं दे सकती, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती है, तो क्या होगा? अपोस्ट्रोफी। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ओ क्लाउड प्लीज़ डोंट रेन टुडे। ओ बादल प्लीज़ आज मत बरसना। तो क्या बादल कहेंगे कि हाँ ठीक है आज तुम्हारी भी रख ली जाए, आज नहीं बरसेंगे? ऐसा नहीं होता ना। तो जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए तो वहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर यूज़ किया जा रहा है, या तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है या वो मौजूद ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल एक गाने से भी देख लीजिए आप, ए मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अभी ए मेरे दिल के चैन, देखिए यहाँ पे दिल से बात की जा रही है, दिल के चैन से बात की जा रही है, तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आप इसको भूलेंगे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाइपरबले फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है। हाइपरबले क्या होता है? जब किसी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे हाइपर अलग ही समझ में आता है कि सामने वाला फेंक रहा है। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, तो वो हाइपरबले फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। ठीक है। हाइपरबले इज़ द डेलिबरेट एग्जेग्रेशन दैट एड्स एम्फेसिस, अर्जेंसी और एक्साइटमेंट टू अ स्टेटमेंट। देखिए हाइपरबले जो है वो यूज़ किया जाता है
डेलिब्रेट एग्जेग्रेशन के लिए ना, जब बढ़ा चढ़ा के बात करनी हो तब यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है, इम्फेसिस, अर्जेंसी और एक्साइटमेंट टू अ स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट बोला गया है उसके बारे में बहुत ही एक्साइटमेंट, अर्जेंसी और इम्फेसिस डालता है, उस पर जोर डालता है, ठीक है। तो इसलिए हाइपरबले का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। हाइपरबले का एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ़ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मुझे जल्दी खाना नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊँगा। तो ऐसा होता है क्या कि अगर आपको थोड़ी देर खाना ना मिले या मान लो एक दिन खाना ना मिले तो आप भूख से मर जाओगे, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पे वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइपरबले का एग्जाम्पल हो गया। आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस, मैंने तुम्हें इस बारे में 1000 बार कह दिया है। आपने बहुत बार सुना होगा, ये चीज़ आपके घर में ही सुनी होगी। बोलते हैं कि हज़ारों बार तुझे समझा दिया, 1000 बार तुझे कह दिया, तुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्या काउंट करने बैठे थे कि आपने पक्का 1000 बार ही बोला है सामने वाले को? नहीं, लेकिन ये बोला जाता है कि 1000 बार बोल दिया, 1000 बार समझा दिया, ठीक है। तो बढ़ा चढ़ा के जब बात की जाती है तो वहाँ पे हाइपरबले का यूज़ किया जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है गानों में, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ लो में आ गया। तो अब कोई तुम्हें बुलाएगा तो तुम पर्वत से टकरा टकरा के आ जाओगे क्या? ऐसा पॉसिबल है? वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे जहाँ मंजिल पे जाना है, ठीक है, बीच में ही कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा संभव नहीं है। तो वो बढ़ा चढ़ा के कोई बात कर रहा है। कोई किसी ने किसी को बोला कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है। बढ़ा चढ़ा कर बात की जा रही है, यानी कि हाइपरबले का यूज़ किया जा रहा है। सीधा सीधा आपको पढ़ने में समझ में आएगा। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे क्या, अरे यार ये क्या बोल रहा है, ऐसा कोई होता है क्या? जब ऐसा लगे तब सीधा बिल्कुल भी ना सोचिएगा और लगा दीजिएगा कि ये हाइपरबले का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयरनी। आयरनी इज़ अ सिचुएशन दैट सबवर्ट्स अ रीडर्स एक्सपेक्टेशन। देखिए आयरनी क्या करती है, कैसी सिचुएशन होती है जहाँ पे रीडर का जो एक्सपेक्टेशन होता है, जो उसने सोचा होता है कि हाँ ऐसा होगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो वो आयरनी वाली सिचुएशन हमारी होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इज़ लाइक अ सीक्रेट ओनली द ऑडियंस नो। ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे ऑडियंस ही जानती है। ये कैसी बात हुई? अगर सीक्रेट है, सीक्रेट का मतलब क्या होता है कि उसे कोई नहीं जानता, और ऑडियंस जानती है, तो फिर वो सीक्रेट कैसे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया गया है इसका, ठीक है। ऐसा सीक्रेट जिसे सब जानते हैं, ठीक है। अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। एक पायलट है जिसे हाइट से डर लगता है। तो ऐसा हो सकता है क्या, पायलट अगर डरेगा हाइट से तो फिर वो कैसे प्लेन उड़ाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया है, आयरनिक सिचुएशन डाल दी गई है, ठीक है। देखिए हमने जब अ लेटर टू गॉड पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको आयरनिक सिचुएशन बताई थी वहाँ पे, कि लेंचो को जो कि पोस्ट मास्टर मदद कर रहा है और पोस्ट मास्टर को धन्यवाद देने की बजाय वो उल्टा उसे ब्लेम कर देता है। तो यहाँ पे एक आयरनिक सिचुएशन हो गई थी, ठीक है ना, कि सोचा क्या था, एक्सपेक्ट क्या किया था पोस्ट मास्टर ने कि वो चलो इतने पैसों में ही खुश हो जाएगा, कि चलो कुछ तो मिला मुझे, लेकिन क्या हुआ, वो खुश तो नहीं हुआ, बजाय कि वो जो 30 पैसों बचे थे उसके लिए उसने उसे ब्लेम कर दिया था, है ना। ये हम देख चुके हैं हमारे चैप्टर रिलेटेड टू गॉड में। तो वो वही एक आयरनिक सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ ह्यूमर दैट शोज़ यू मीन द अपोजिट ऑफ वॉट यू से। आप जो कह रहे हैं उसका अपोजिट बोल करके अपोजिट हो जाता है जो आप कह रहे हैं उसका, और उससे क्या होता है, ह्यूमर पैदा होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा आपको याद रह जाएगा इससे। देखिए कोई बच्चा फेल हो गया है एग्ज़ाम में और पिताजी बैठे हैं पेपर पढ़ रहे हैं, बच्चा आता है अंदर गेट के, वहाँ पे और भी परिवार वाले सभी लोग बैठे हैं। पिताजी बोल रहे हैं कि ये लो
आ गए हमारे होनहार सुपुत्र। तो अब पिताजी ने क्या बोला कि होनहार सुपुत्र, तो वो जो बाकी के लोग बैठे हुए हैं ना, वो सभी हंस पड़ेंगे। हंस पड़ेंगे क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो फेल हो चुका है, और इसको तंज कस रहे हैं पिताजी। क्या कर रहे हैं? ताना दे रहे हैं एक तरह से कि ये लो फेल हो गया है और देखो आ रहा है कैसे, है ना। तो उन्होंने फेल हो गया ऐसा नहीं बोल करके क्या बोला कि ये आ गए हैं हमारे होनहार सुपुत्र। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपको बिल्कुल आयरनी के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, याद रहेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, दिस इज़ माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज। ये मेरा वो ब्रिलियंट सन है जो कि कॉलेज में फेल हो गया है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार इसे हम कहते हैं। इस अलंकार में होता क्या है कि जो ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं या ह्यूमन खुद, उससे कंपैरिजन कर दिया जाता है किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को, तो वो कहलाता है कि पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन इज असाइनिंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। जब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसे कंपेयर कर दिया जा रहा है नॉन ह्यूमन थिंग्स से, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। बहुत ही इजी फिगर ऑफ स्पीच है ये, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। देखिए यहाँ एग्जांपल लिखा है, द ट्रीज डांस प्लेफुली। जो ट्रीज़ हैं वो डांस कर रहे हैं प्लेफुली। ठीक है, तो क्या पेड़ नाचते हैं? क्या ऐसा होता है कि पेड़ डांस करते हैं? नहीं, लेकिन ये जो कि ट्रीज़ हैं उसकी तुलना कैसे कर दी है कि पेड़ तो नाचते हैं, तो नाचता तो मनुष्य है, क्या पेड़ नाचते हैं? नहीं। तो ह्यूमन एक्टिविटी को कंपेयर कर दिया गया है ट्रीज से, तो यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। ठीक है, द सन स्माइल्ड वार्मली। तो जो सन है, जो सूर्य है, वो बहुत ही नरमता से मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो क्या सन मुस्कुराता है? मुस्कुराता कौन है? इंसान मुस्कुराता है, मानव मुस्कुराता है। लेकिन मनुष्य की एक क्रिया का कंपैरिजन काई से कर दिया है? सन से कर दिया है। तो वो क्या हो गया हमारा? ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, जैसे इसके एक एग्जाम्पल, दो गाने आपने सुने होंगे, चांद छुपा बादल में। अब क्या चांद छुपता है? छुपम छुपाई तो हम लोग खेलते हैं ना। ठीक है, तो चांद छुपा, तो अब चांद कैसे छुप सकता है? लेकिन कोई ह्यूमन एक्टिविटी को बोल दिया काई से? चांद से कम बोल दिया कि चांद छुप गया, चांद ने ये किया कि वो छुप गया, बादल में छुप गया, तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। एक और आपने देखा होगा, ये शाहरुख खान का गाना है, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी। अब वो तो वहीं रहा और ज़मीं चलने लगी, तो क्या ज़मीन चलेगी? क्या चलता कौन है? मनुष्य चलता है। ज़मीन चलती है क्या? ज़मीन चलेगी तो फिर भूकंप वाला ही सीन हो जाएगा, ये तो बिल्कुल, है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंपेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ज़मीं चलने लगी। अब हमें पता है कि हाँ ज़मीं तो नहीं चलती यार, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अगला है हमारा एसोनेंस। ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ सेम वॉवल साउंड इन अ सेंटेंस। देखिए, जब सेम वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है किसी भी सेंटेंस में, तो हम उसे एसोनेंस कहते हैं। ठीक है, वॉवल साउंड आपके कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। बहुत ही सिंपल है, आप समझ जानते ही हैं सब। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं, द केट एंड द बेट सेट ऑन द मेट। अब देखिए, अभी पहले हमने एक और फिगर ऑफ स्पीच देखा था जिसमें आपने एलिट्रेशन देखा था। ठीक है, तो एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड को हम देख रहे थे, यहाँ हम वॉवल साउंड को देखेंगे। एलिट्रेशन में हम क्या कह रहे थे? कंसोनेंट साउंड चाहिए हमें किसी भी वर्ड का पहला लेटर, लेकिन इसमें वो रूल नहीं है। इसमें क्या है? ये जो आपका वॉवल है वो बीच में आना चाहिए, मिडल में आना चाहिए। ठीक है, तो
या फिर लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन मिडल में आना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल है द केट एंड द बेड सेट ऑन द मेट। अब यहाँ पे ए ई आई ओ यू जो कि मेरा वावल है, तो मुझे देखिए यहाँ पे ए मिल गया, देखिए यहाँ पे ए मिल गया, यहाँ पे ए मिल गया, यहाँ पे ए मिल गया। तो ए यानी कि वावल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एसोनेंस कहलाएगा। ठीक है। शी सेम्ड टू ड्रीम डीप इन द पीसफुल सी। देखिए यहाँ पे ई ई ई ई, ठीक है, ये हो गया आपका ई, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही वावल साउंड है ई का सेम रिपीटेशन बार बार हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो हम कहेंगे कि वो एसोनेंस है। ठीक है, लेकिन कहाँ होना चाहिए रिपीटेशन, मिडल में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, या फिर लास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट में नहीं चाहिए। एलिट्रेशन में हम कंसोनेंट साउंड देख रहे थे और फर्स्ट में देख रहे थे, इसमें वैसा नहीं। ठीक है, तो अगला जो है हमारा पन। पन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे क्या होता है, डबल मीनिंग वाली जो है बात की जाती है, उससे क्या होता है, जोक बन जाता है, यानी कि ह्यूमर उत्पन्न होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ उससे हास्य उत्पन्न होता है, और इसके लिए जो है राइटर इसका यूज़ करता है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अ पन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट प्लेज विद वर्ड्स दैट हैव मल्टीपल मीनिंग्स। देखिए ऐसे शब्दों के साथ पन में खेला जाता है जिनके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, और दैट प्लेज विद वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर बट मीन डिफरेंट थिंग्स। देखिए दो चीज़ें हो गई, एक ही शब्द है और उसके बहुत सारे मीनिंग है। ठीक है, और एक हो गया कि एक ही शब्द है और उसका सेम मीनिंग है, तो वहाँ पे भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एक तो मैंने लिखा SUN सन, ये सूर्य वाला सन है। एक मैंने लिख दिया SON, है ना, ये पुत्र वाला सन है। तो दोनों सन ही है, साउंड तो सेम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे जो साउंड है, ऐसे जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के साथ जब खेला जाता है तो वहाँ पे पन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए पन्स आर यूजुअली यूज टू क्रिएट ह्यूमर। ये क्यों यूज़ किया जाता है, ह्यूमर को जो है क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट ऑल्सो बी यूज्ड इन नॉन ह्यूमर्स वेज, है ना। जो है ऐसा ज़रूरी नहीं कि ह्यूमर क्रिएट हो तभी पन यूज़ किया जाए, नॉन ह्यूमर वेज से भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के रूप में हर केट इज़ नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस। अब देखिए यहाँ पे दे दिया आपको माउस। अब ये माउस क्या है, या तो ये माउस चूहा वाला माउस हो सकता है, या फिर ये कंप्यूटर वाला माउस हो सकता है। ठीक है, दो तरह के माउस ये हो सकते हैं। वर्ड तो एक ही है, लेकिन इस वर्ड के साथ कैसे खेला गया, अब वो कैसे समझेगा कि वह हर केट इज़ नियर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के पास में उसकी केट बैठी यानी कि बिल्ली बैठी है कंप्यूटर के पास में। टू कीप एन आई ऑन द माउस, तो माउस का ध्यान रखना, माउस पर नज़र रखना। तो कौन से माउस पर नज़र रखना, कंप्यूटर के माउस पर नज़र रखना, या वहाँ पे चूहा बैठा है उस पर नज़र रखना। तो दो चीज़ों, वर्ड एक ही है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तब वहाँ पे क्या होता है, पन होता है। यू वर राइट सो आई लेफ्ट। यहाँ पे एक तो लिख दिया है राइट, एक लिख दिया है लेफ्ट। अब इस राइट का मीनिंग या तो हो सकता है कि हाँ तुम सही थे इसलिए मैं वहाँ से चला गया, या फिर एक मीनिंग ये हो सकता है कि तुम राइट में हो इसलिए मैं लेफ़्ट में आ गया। दो मीनिंग हो गए अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह से जब चीज़ें जो होती है या फिर कोई डबल मीनिंग में बात कर रहा हो तब वहाँ पे ह्यूमर क्रिएट होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ह्यूमर क्रिएट हो, ह्यूमर कभी कभी ना भी क्रिएट हो तो भी वहाँ पे क्या होता है,
पन होता है। तो ये थे हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होते हैं। देखिए मुझे पहले लेने की ज़रूरत इसलिए लगी क्योंकि मुझे आपको डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, जो कि पोअम है आपके बुक में दी गई, और उसमें जो है फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो मुझे वहाँ बताना पड़ेगा और आपको समझ में नहीं आता अगर मैं डायरेक्टली बता देती तो, इसलिए मैंने ये फिगर्स ऑफ स्पीच पहले ले लिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो कवर करेंगे। मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल जो है फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।